सो हेलो गाइज, मैं हूं ललित उपाध्याय एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल कोड बडी। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारा पीपीएस का मॉड्यूल 1। पीपीएस स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इसका जो मॉड्यूल 1 है वो आज की इस वीडियो में देखेंगे। और जो हम टॉपिक मॉड्यूल 1 के आज की इस वीडियो में कवर करेंगे वो है हमारे पास व्हाट इज़ कंप्यूटर, फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर, हमारी मेमोरी एलोकेशंस एंड स्टोरेज कैसे होती है, एंड उसके बाद हमारी प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में हमारे अंदर आते हैं रैम एंड रोम, और सेकेंडरी मेमोरी में हमारे पास पेन ड्राइव, डीवीडीज़ वगैरह आते हैं। तो इनके बारे में भी पढ़ेंगे, साथ ही साथ पढ़ेंगे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में भी, एंड कौन कौन से कंपोनेंट जो हैं वो एक कंप्यूटर में होते हैं। तो अगर आप पीपीएस पढ़ रहे हैं, पीपीएस सब्जेक्ट आपके पास है बीटेक फर्स्ट ईयर में, तो आप जो हो इस वीडियो को देख सकते हो। अगर आपको कंप्यूटर्स के बारे में और ज़्यादा बेसिक में जानना है तो इसके लिए हम ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुके हैं, चैनल पर आपको मिल जाएगी, ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन दोनों जगह उस वीडियो का लिंक है। उसमें भी हमने आपको बेसिक्स बताए हैं, बट आज जो है हम उसे पीपीएस के टर्म में समझेंगे। तो चलिए अपनी आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से ऑल पर प्रेस कर देना, ताकि हमें जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। सो गाइस, बात करते हैं यहाँ पर हमारे फर्स्ट टॉपिक की, जो कि फर्स्ट टॉपिक है हमारा। सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए अपनी प्रोग्रामिंग जब हम पीपीएस पढ़ रहे हैं तो व्हाट इज़ अ कंप्यूटर, यानी ये कंप्यूटर क्या होता है। तो कंप्यूटर के बारे में जानेंगे तो अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है डेट एक्सेप्ट डाटा फ्रॉम द यूज़र, प्रोसेसेस इट, प्रोड्यूसेस रिजल्ट्स, डिस्प्लेस देम टू द यूज़र एंड स्टोर्स द रिजल्ट फॉर फ्यूचर यूजेज। यानी कंप्यूटर क्या है? एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि यूज़र से डाटा को लेता है, उसे प्रोसेस करता है एंड रिजल्ट को प्रोड्यूस करता है या फिर उसे डिस्प्ले करता है, यानी हमें जो है वो डाटा शो करता है। ये जो है ये जो हमें डाटा देता है हम उसको फ्यूचर में भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो है हमारा डेफिनेशन में कह रहा है। उसके बाद बात करते हैं, हमारे पास दो टर्म आई यहाँ पर। सबसे पहली हमारे पास टर्म आई डाटा, यानी एक तो ये डाटा क्या है, तो पहली टर्म क्या आई हमारे पास? डाटा, ठीक है। एंड सेकेंड टर्म जो हमारे पास आई वो है हमारे पास इन्फॉर्मेशन। तो डाटा एंड इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि डाटा क्या होता है। तो डाटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स, यानी डाटा क्या है? कलेक्शन है अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स का। यानी अगर आपके पास बहुत सारे फैक्ट्स हैं और वो रैंडम लगे हुए हैं, ठीक है, आपने उनको किसी सीरीज़ में किसी लाइन से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर कुछ नहीं लगाया, बस आपके पास बहुत सारा डाटा यानी फैक्ट्स पड़े हुए हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? डाटा, जो कि अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट है। फिगर्स एंड डज नॉट प्रोवाइड एनी फर्दर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पैटर्न्स, जो आपको कुछ भी आइडिया नहीं देते हैं, कुछ भी नॉलेज नहीं देते हैं, किसी के भी बारे में नहीं बताते हैं। लाइक कंटेक्स्ट क्या है उस डाटा का या क्या है, तो वो जो है आपको डाटा क्या है, तो वो जो है आपको डाटा नहीं बताता है, क्योंकि डाटा क्या है? अनऑर्गेनाइज्ड है, यानी वो कोई ऑर्गेनाइज वे में नहीं है ताकि वो आपको समझ में आए। तो हैंस डाटा मीन्स अनस्ट्रक्चर्ड फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो डाटा का मीन सिंपल क्या हुआ? अनस्ट्रक्चर्ड फैक्ट्स एंड फिगर्स। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है वो है हमारा इन्फॉर्मेशन। अब डाटा तो हमने समझ लिया कि अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स होते हैं, अब बात करते हैं कि इन्फॉर्मेशन क्या होती है। सो इन्फॉर्मेशन इज अ स्ट्रक्चर्ड डाटा, यानी इन्फॉर्मेशन क्या है? हमारे पास एक स्ट्रक्चर डाटा हो गया। अब स्ट्रक्चर डाटा कैसे हो गया? देखो, ये तो जो था वो अनस्ट्रक्चर था, यानी रैंडम लगा हुआ था डाटा, किसी सीरीज़ में नहीं था। बट जब हम उसे एक सीरीज़ में लगा देते हैं और वो हमारे समझ में आने लगे तो उसे हम क्या कह देते हैं? इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन इज स्ट्रक्चर डाटा, ऑर्गेनाइज्ड, मीनिंगफुल। अब वो उसका मीनिंग बन गया। जो हमारे पास अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट सेट जो डाटा था उसको हमने जब कन्वर्ट किया इन्फॉर्मेशन में तो वो हमारे पास क्या हुआ? मीनिंगफुल हो गया। एंड प्रोसेस्ड डाटा, टू प्रोसेस द डाटा एंड कन्वर्ट इनटू इन्फॉर्मेशन अ कंप्यूटर इज यूज्ड, यानी कंप्यूटर का यूज़ क्यों किया जाता है? एक हमारे पास जो डाटा है उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए। एज अ पीपीएस इन लैंग्वेज आप इसे बोल सकते हैं। उसके बाद चलते हैं हमारे नीचे, जो कि है हमारे फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर्स। आई होप आपको ये बेसिक डेफिनेशन समझ में आई होगी, एंड इन दोनों का डिफरेंस मस्ट आपको समझना होगा। तो चलिए अब पढ़ते हैं यहाँ पर हमारे पास फंक्शन ऑफ कंप्यूटर्स। तो फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर्स की बात कर लेते हैं। तो एक बार मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। तो फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर्स हमारे पास जो है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। एक सेकेंड। तो यहाँ पर जो है फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो अब कंप्यूटर के क्या क्या फंक्शन होते हैं? देखो, ये बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम ये चीज़ कि कंप्यूटर के कुछ फिक्स फंक्शन है। सबसे पहला फंक्शन क्या है? रिसीविंग इनपुट, यानी कंप्यूटर जो है वो क्या होगा? हमसे जो है इनपुट रिसीव करेगा। यानी अगर मान लो हम कीबोर्ड में कुछ भी टाइप करते हैं, जैसे हमने कीबोर्ड में ए टाइप किया तो हमने ए एज अ इनपुट उसको दिया, किसको? कंप्यूटर को। उसके बाद क्या है? प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन, ये जो है हमारा सेकंड काम हो गया।
जो हमारा सेकंड फंक्शन हो गया हमारे कंप्यूटर का। प्रोसेसिंग द इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि जो भी अभी हमने ए दबाया वो प्रोसेस करेगा कि हमने कौन सा बटन दबाया। हमने तो बटन दबा दिया, ठीक है, हमें पता है उसके ऊपर ए लिखा है तो वो ए है, लेकिन उसको कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए वो क्या करेगा? प्रोसेसिंग करेगा। उसके बाद क्या होगा? वो उस इन्फॉर्मेशन को क्या करेगा? स्टोर। तो यहाँ पर जो है थर्ड जो हमारा फंक्शन आता है हमारे पास अपने कंप्यूटर का, वो है स्टोरिंग द इन्फॉर्मेशन। यानी अब जो है जो हमारा कंप्यूटर है वो हमारी इन्फॉर्मेशन को क्या करेगा? स्टोर करेगा। तो आफ्टर प्रोसेसिंग द इन्फॉर्मेशन गेट स्टोर्ड इन द प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज एरिया। अब यहाँ पे आपको ये दोनों टर्म समझनी होंगी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ये जो है गाइस हमारी मेमोरी होती है, स्टोरेज होती हैं, दो तरह की हमारी होती हैं, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया। इनको और जो है हम पढ़ेंगे अभी। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या करता है वो? रिसीविंग इनपुट, फिर उसे प्रोसेस करता है। अगर सब कुछ ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड है, तो वो उसे क्या करता है? स्टोर कर देता है। और जब भी हमें उसकी ज़रूरत होती है तब हमें क्या देता है? प्रोड्यूस आउटपुट। यानी अगर ए की आपने ए प्रेस किया, ए को इनपुट दिया, तो अगर आपकी ए को अगर आपको ए की ज़रूरत तुरंत है तो वो जो है तुरंत आपको आउटपुट में ए कर दे देगा। और ये जो प्रोसेस होते हैं, जो फंक्शन होते हैं, काफ़ी ज़्यादा फास्ट होते हैं। तो ऐसा नहीं कि इनमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। द प्रोसेस इन्फॉर्मेशन एंड अदर डिटेल्स आर कम्युनिकेटेड टू द आउटसाइड वर्ल्ड थ्रू आउटपुट डिवाइसेस लाइक मॉनिटर, प्रिंटर, एक्सेट्रा। तो आउटसाइड वर्ल्ड को कैसा दिखता है आउटपुट? जो हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस होते हैं कुछ, जैसे कि मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, एक्सेट्रा, और भी होते हैं, ठीक है, स्पीकर हो गया। तो अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर के फंक्शन तो पढ़ लिए कि क्या क्या होते हैं, अब बात करते हैं उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। तो कंपोनेंट्स में हमारे पास जो है सबको पता है बचपन से, ये भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। अब ये मत समझना कि सारी चीज़ें बचपन से पता है तो पढ़ क्यों रहे हैं। देखो, पढ़ना एक बार ज़रूरी है, रिवाइज हो जाएगा आपके लिए, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो कंप्यूटर सिस्टम्स कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स। यानी कंप्यूटर सिस्टम क्या करते हैं? 3 सिस्टम कंपोनेंट्स को कंसिस्ट करते हैं। शोन इन बेलो, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको आप CPU कहते हैं। अब ठीक है, उसके बाद इनपुट डिवाइस एंड हमारे पास आउटपुट डिवाइस। तो ये 3 चीज़ें जो है मेन होती हैं, 3 कंपोनेंट मेन होते हैं। अब इन्हीं के ऊपर जो है हमारे डिवाइसेस अलग अलग बने हुए होते हैं। तो इनपुट डिवाइसेस प्रोवाइड डाटा इनपुट टू प्रोसेसर। अब जो हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं, जैसे हमारा कीबोर्ड हो गया, वो हमारा डाटा कहाँ इनपुट देता है? प्रोसेसर को। जो हमारा CPU है उसके अंदर प्रोसेसर है उसको, विच प्रोसेसेस डाटा, जो कि हमारा अभी हमने पढ़े क्या क्या वर्किंग थी। तो प्रोसेस किया डाटा को एंड जनरेट्स यूजफुल इन्फॉर्मेशन, और यूजफुल इन्फॉर्मेशन को क्या कर दिया? जनरेट। डेट्स डिस्प्लेड टू द यूज़र थ्रू आउटपुट डिवाइसेस। एंड जो भी हमने इनपुट दी और उसके बाद जो प्रोसेस होकर हमारे पास डाटा मिला, इन्फॉर्मेशन मिली, वो हमें कैसे दिखेगा? आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू। दिस इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर्स मेमोरी। और ये जो है कंप्यूटर की मेमोरी में कहाँ क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। तो ये जो था हमारा वर्किंग था, और भी इसको अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पर जो है एक डायग्राम जैसा दे रखा है, ठीक है, इससे समझते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो देखो, यहाँ पे हमारे पास इनपुट डिवाइसेस हैं, इनपुट डिवाइसेस थे हमारे पास, लाइन ले लेते हैं। तो ये हमारे पास इनपुट डिवाइसेस थे, ठीक है, गलत हो गया, एक सेकेंड, हाईलाइटर से करते हैं, चलिए कलर चेंज करते हैं हाईलाइटर का थोड़ा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? हमारे पास यहाँ पे है इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस में हमने क्या किया? डाटा को दिया। अब ये जो सारा काम है वो हमारे यहाँ पर CPU से होता है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट जो है हमारी। उसके बाद ये जो डाटा है वो हमारी इंटरनल मेमोरी में जाएगा, जो हमारी मेन मेमोरी है यहाँ, ठीक है। उसके बाद डाटा वापस आएगा CPU के पास, एंड फिर जब हमें आउटपुट चाहिए होगी तो जो है हमें यहाँ पर आउटपुट मिल जाएगी। तो इस तरह से जो है काम करता है हमारा यहाँ पर फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर की, कंप्यूटर कैसे काम कर रहा है। अब कुछ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में जान लेते हैं। बचपन से ही आप पढ़ रहे हो, आपको पता है, बहुत ही ज़्यादा ब्रीफ में जो है हम समझेंगे। तो फटाफट इसे ख़त्म करते हैं ताकि हम अपने मेन टॉपिक पर जाएं, जो कि हमारी जो सेकेंडरी एंड प्राइमरी मेमोरी है उन पर। तो यहाँ पर जो है इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं हमारे? हेल्प। तो इनपुट डिवाइसेस हेल्प टू गेट डाटा फ्रॉम यूज़र। सम ऑफ इनपुट डिवाइसेस आर। तो क्या करते हैं? डाटा लेते हैं यूज़र से, यानी हम जो है इनमें इनपुट देते हैं। उसके बाद पहला इनपुट डिवाइस है हमारा कीबोर्ड, ठीक है। सेकेंड क्या है? माउस। तो कीबोर्ड के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, फिर माउस के बारे में पढ़ते हैं, और फिर एक और होगा तो उसके बारे में पढ़ लेंगे जो मेन। द कीबोर्ड वाज फर्स्ट पेरिफेरल डिवाइस टू बी यूज्ड विद कंप्यूटर्स। तो फर्स्ट जो हमारा कंप्यूटर के साथ यूज़ किया जाने वाला मेन डिवाइस है वो क्या है हमारा? एक तो कीबोर्ड है। इट हेल्प्स टू इनपुट टेक्स्ट एंड नंबर्स इनटू द कंप्यूटर। तो इसके बिना तो काम ही नहीं बनेगा। अगर हम नंबर्स और टेक्स्ट अगर इनपुट नहीं करेंगे तो हमें कैसे जो है कोई आउटपुट मिलेगा। उसके बाद इट कंसिस्ट ऑफ, अब ये मैंने, अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको ये पता होना चाहिए। तो इट कंसिस्ट ऑफ 104 कीज़, ठीक है, और 12 फंक्शनल की। यानी अगर आपको इसमें मैं दिखाऊं तो यहाँ पे देखो, ये जो टोटल कीज़ होती हैं हमारे पास कीबोर्ड में, ये हमारे पास कितनी होती हैं पूरी कीबोर्ड में? 104 कीज़। और उसके बाद यहाँ पे जो F1 F2 करके लिखा रहता है, ये हमारे पास 12 फंक्शंस कीज़ होती हैं। तो इस तरह से जो है हमारा वर्क होती है फंक्शनिंग की। और ये कीबोर्ड जो है, ये आपको याद रखने वाली चीज़ें छोटी मोटी हैं, ये याद
होनी चाहिए आपको। उसके बाद गाइस बात करते हैं माउस की। तो माउस क्या है, माउस भी हमारा इनपुट डिवाइस है। अब माउस की बात करें तो एक बार जो है चेंज करके बताते हैं आपको थोड़ा। तो अ माउस इज एन इनपुट डिवाइस है विच इज आल्सो कॉल्ड एज पॉइंटिंग डिवाइस। अब इसको पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम। कभी आपके सामने पॉइंटिंग डिवाइस नाम से अगर कुछ आए तो कंफ्यूज मत हो जाना, क्या कहते हैं, माउस को ही कहते हैं। बिकॉज इट हेल्प्स टू पॉइंट डाटा ऑन स्क्रीन, ठीक है। तो पॉइंटिंग डिवाइस है जो कि पॉइंट करता है डाटा को स्क्रीन पे। इट आल्सो हेल्प्स टू सिलेक्ट, हाईलाइट कंटेंट एंड ड्रैग ड्रॉप कंट्रोल्स। तो इस काम में ये आता है, काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, आपको पता है सिलेक्ट करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए, एंड किसी चीज़ को उठा के इधर से इधर करना है तो ड्रैग एंड ड्रॉप के लिए भी काम ये आता है माउस। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं आउटपुट डिवाइसेस। तो आउटपुट डिवाइसेस की बात कर लेते हैं हम। तो आउटपुट देते हैं, सिंपल सा फंडा है। अब मॉनिटर्स जो है हमारे आउटपुट डिवाइस में आता है। तो मॉनिटर इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। तो मोस्ट कॉमन यानी अगर मॉनिटर नहीं होगा तो फिर दिखेंगे किसमें आउटपुट जल्दी से, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा आउटपुट डिवाइस है वो कौन सा, हमारा मॉनिटर। इट आल्सो कॉल्ड एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट, VDU इसे कहते हैं, ठीक है। VDU की फुल फॉर्म है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, तो इसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। द इनपुट गिवन बाय कीबोर्ड और एनी अदर इनपुट डिवाइस विल गेट डिस्प्लेड ऑन मॉनिटर। तो जो भी इनपुट हम कीबोर्ड के थ्रू या किसी और इनपुट डिवाइस के थ्रू यानी माउस के थ्रू देते हैं तो वो जो है हमारे यहाँ पे डिस्प्ले पे शो होता है। अब जो हमारे एग्जाम्पल हैं कुछ, कैथोड रे ट्यूब CRT याद होने चाहिए, फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर्स ये याद होना चाहिए। तो ये जो है कुछ कॉमनली यूज्ड हैं। उसके बाद हमारा हो गया LED LCD, ये भी हो गए हमारे। उसके बाद TFT हो गया। तो ये जो है कुछ हमारे पास यहाँ पर मॉनिटर्स होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं हमारे पास प्रिंटर्स की। तो प्रिंटर्स कैसे जो है एक आउटपुट डिवाइस है। तो प्रिंटर का काम क्या है कि हमें जो है जो भी हम प्रिंट करवाएं वो हमें शीट में प्रिंट करके दे दे, ये प्रिंटर का काम है। तो यानी हमें आउटपुट में कुछ दे ही रहा है शीट पे प्रिंट करके। तो प्रिंटर्स आर मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइसेस विच आर यूज टू टेक हार्ड कॉपी ऑफ एन डिजिटल डॉक्यूमेंट। अब मान लो ये PDF है, अगर इस PDF की आपको डिजिटल डॉक्यूमेंट जो है इसकी अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए, एक पेपर पे चाहिए, तो आप जो है प्रिंटर का यूज़ लोगे, तभी तो आप इसको हार्ड कॉपी में कन्वर्ट कर पाओगे। द 2 टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स आर इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। अब 2 टाइप के प्रिंटर्स होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर्स, एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स सच एज लेजर, ठीक है, एंड इंकजेट प्रिंटर्स आर लेस नॉइसी। अब ये जो हमारे पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं, क्या होते हैं, लेस नॉइसी, यानी इनमें आवाज़ कम होती है, शोर नहीं करते, ठीक है, काम करते टाइम। मोर रिलायबल एंड फास्टर एंड आल्सो ऑफर हाई क्वालिटी कंपेयर टू इम्पैक्ट प्रिंटर्स। यानी इम्पैक्ट प्रिंटर्स थोड़े से कमज़ोर होते हैं एज़ कम्पेयर टू हमारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इतना समझ लो बस, ठीक है, समझ गया आई होप। अब बात करते हैं साउंड सिस्टम की, जो कि हमारा 3rd टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइस इसमें हमने मेंशन किया हुआ है। तो इसको भी ज़रा पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारे पास साउंड सिस्टम, ठीक है, कैसे साउंड सिस्टम्स आर आउटपुट डिवाइसेस विच आर यूज टू गेट मल्टीमीडिया कंटेंट सच एज वॉइस, म्यूजिक एटसेट्रा। तो ये जो है मल्टीमीडिया कंटेंट के लिए होते हैं, जैसे हमारा वॉइस हो गया, म्यूजिक हो गया, है ना, एज आउटपुट। सम ऑफ एग्जांपल्स ऑफ साउंड सिस्टम आर, देखो क्या क्या एग्जांपल है, स्पीकर हो गए, हेडफोन हो गए, आप लगाते हो, ईयरबड्स हो गए, ठीक है, माइक्रोफोन इसमें दे रखा है, ईयरबड्स हो गए, ईयरफोन हो गए, ठीक है। तो कुछ भी आप जो है एज ए साउंड सिस्टम में आप ले सकते हो आउटपुट डिवाइस के अंदर। उसके बाद बात करते हैं अब हमारी मेन जो इनपुट डिवाइस हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गए। अब इसको जो प्रोसेस करने का काम करता है यानी हमारा CPU यानी कंट्रोल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सॉरी गाइस वो फ्लो में हो जाता है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को भी समझते हैं कि भाई क्या क्या रहा है ये। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है, सबसे पहले तो इसको हाईलाइट करते हैं ताकि पता चले कि इसके बारे में पढ़ रहे हैं। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का ब्रेन इसे कहा जाता है। अब ये जो डेफिनेशन है काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो चुकी है, अब आप बच्चे नहीं रहे हो, ठीक है। एज इट कंट्रोल्स ऑपरेशन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स, इट कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। अब इसके अंदर 2 यूनिट होती हैं, ठीक है। अब तक हमने पढ़ा भाई CPU जो है माइंड है कंप्यूटर का, लेकिन इसके अंदर 2 यूनिट और होती हैं। अब एक का काम होता है हमारा मैथ्स की कैलकुलेशन करना, जो हमारा ALU हो गया, और दूसरे का काम होता है कमांड वगैरह देना, ठीक है। तो दोनों को भी पढ़ेंगे। तो नीचे चलते हैं एंड पढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो है हमारे पास CPU है, ये हमारे पास CPU है, ये बड़ा, जिसको हमने चारों तरफ से क्या कर रखा है, कवर कर रखा है। तो एक बार पेन का कलर चेंज कर लेते हैं ताकि फील आए आपको। तो ये जो है हमारे पास एक पूरा हमारा CPU है, ठीक है। अब ये थोड़ा हाईलाइट करने में दिक्कत ले रहा है, लेकिन कोई नहीं। अब ये जो ALU है एंड ये जो कंट्रोल यूनिट है, ये दोनों वर्क करती हैं, ठीक है। एक CPU के अंदर कहाँ पे वर्क करती हैं, एक CPU के अंदर वर्क कैसे करती हैं भाई, समझते हैं। तो ALU एंड कंट्रोल यूनिट, इन दोनों का काम होता है एंड डाटा पहले मेन मेमोरी में है, हमारी मेन मेमोरी से क्या आएगा, कंट्रोल यूनिट में, कंट्रोल यूनिट से अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट में, फिर अरिथमेटिकल से फिर कंट्रोल यूनिट में, एंड CPU के बाद फिर मेन मेमोरी में दोबारा आके स्टोर हो जाएगा। और जब भी हमें ज़रूरत होगी हमें क्या मिल जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा।
अब बात करेंगे हमारे इन फंक्शंस की, यानी अब हमने पढ़ तो लिया कि ALU एंड कंट्रोल यूनिट हमारे पास दो जो हैं हमारे होते हैं यहाँ पे पार्ट्स एक CPU के अंदर, बट क्या वर्क होता है इनका तो वो देखते हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट की, ALU। तो अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट की बात करते हैं तो डाटा एंटर्ड इनटू कंप्यूटर इज सेंड टू रैम, यानी आपके कंप्यूटर के अंदर जो भी डाटा सेंड किया जाता है, जो भी डाटा इनपुट में आप देते हो वो कहाँ जाता है, सीधे रैम में। अब वो रैम में क्यों जाता है, वो रैम में इसलिए जाता है क्योंकि गाइस रैम जो है वो आपकी क्या है, परमानेंट मेमोरी नहीं है। उसमें क्या है कि अगर आपने मान लो PC में कुछ स्टोर कर रखा है, आप कुछ प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, ठीक है, आप एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, अचानक आपका PC बंद हो जाए, लाइट चली जाए या PC बंद हो जाए आपका, तो क्या होगा, जो भी आप काम कर रहे थे ना वो सेव नहीं होगा। वो सेव क्यों नहीं होता, क्योंकि वो जो है आपकी रैम के अंदर है जब तक आप उससे काम कर रहे हैं। रैम जो है फास्टर होती है, ठीक है, जो आपकी इंटरनल मेमोरी होती है उससे फास्टर क्यों होती है, क्योंकि हम जो है इस पर लाइव काम कर रहे होते हैं। मान लो वर्ड की कोई फाइल है, आप कुछ बना रहे हो, उस पर रिज्यूमे वगैरह बना रहे हो अपना, और अचानक लाइट चली जाए और आपका फाइल जो है अनसेव हो जाएगी, ठीक है, जैसे ही लाइट जाएगी। अगर आप लैपटॉप में काम नहीं कर रहे हो, अगर किसी कंप्यूटर में कर रहे हो, तो वो जो है हमारा रैम की वजह से होता है। तो जो भी डाटा हम एंटर करते हैं वो पहले रैम में जाता है, फ्रॉम वेयर इट सेंड टू द ALU। उसके बाद रैम के बाद कहाँ जाता है, ALU, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट में। अब ALU में क्या होता है, वेयर सॉरी गाइज, वेयर रेस्ट ऑफ डाटा प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस, जहाँ पे क्या होता है, जो हमारा डाटा है बाकी का वो प्रोसेस करता है ALU के अंदर। ऑल टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग सच एज कंपैरिजंस, डिसीजन मेकिंग एंड प्रोसेसिंग नॉन न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन टेक्स प्लेस हियर वंस अगेन एंड डाटा इज मूव टू रैम। अब इस पूरी बात को समझते हैं कि ये कह क्या गया। तो इसने कहा गाइज ये कि जो हमारा ALU है वो क्या काम करता है कि जो हमारा रैम से ALU में हमारा डाटा जितना भी गया, उसमें क्या जितने भी कंपैरिजंस हैं, जितने भी डिसीजन मेकिंग करनी है, और जो भी हमारी नॉन न्यूमेरिक इन्फॉर्मेशन है, यानी उनमें नंबर कैलकुलेशन वगैरह नहीं, नॉन न्यूमेरिक इन्फॉर्मेशन, वो हमारी कहाँ पे प्लेस रहती है, वो हमारी जो है ALU में काम करती है। यानी ALU में क्या होगा, कंपैरिजन वगैरह होंगे, कोई भी मैथ की कैलकुलेशन नहीं होगी, ठीक है, इतना समझ जाओ। और फिर सारा डाटा इस प्रोसेस को होने के बाद कहाँ जाएगा, रैम में दोबारा आ जाएगा। अब बात करेंगे कंट्रोल यूनिट की, कि कंट्रोल यूनिट का क्या काम होता है। तो गैस मैंने आपको बताया था कि एक का काम ये है तो दूसरे का काम क्या होगा। तो यहाँ पर कंट्रोल यूनिट की बात करते हैं। तो as name indicates this part of CPU instructions perform execution maintains एंड डायरेक्ट ऑपरेशन ऑफ एंटायर सिस्टम। तो ये पार्ट क्या करता है, इंस्ट्रक्शंस देता है, परफॉर्म एग्जीक्यूशन देता है, मेंटेनेंस करता है, ठीक है, और डायरेक्ट ऑपरेशन करता है एंटायर सिस्टम के। तो दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। कंपैरिजन वगैरह और ये सब चीज़ें करना जो है ALU का काम है, एंड कंट्रोल करना कि कब क्या होगा ये कंट्रोल यूनिट का काम है। सिंपल, ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होना इसमें, ज़्यादा फंसना नहीं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। उसके बाद फंक्शंस ऑफ CPU, यानी CPU तो पढ़ लिया, अब इतना CPU 2 लाइन का तो होगा नहीं, तो फंक्शंस भी पढ़ने पड़ेंगे। कंट्रोल यूनिट परफॉर्म्स फॉलोइंग फंक्शंस, इट कंट्रोल्स ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ कंप्यूटर, सुपरवाइज फ्लो ऑफ डाटा विद इन CPU। यानी सबसे पहले क्या करता है, सारी का एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है कंप्यूटर की। मैंने जैसा कि बताया आपको कि भाई इसका काम क्या है, कंट्रोल करना कि कब क्या होना है, कब क्या नहीं होना। सुपरवाइजेज फ्लो ऑफ डाटा विद इन CPU, यानी डाटा को क्या करता है, सुपरवाइज करता है कि हमारा CPU में कैसा डाटा जा रहा है, कैसा नहीं आ रहा। डायरेक्ट फ्लो ऑफ डाटा विद इन CPU, और CPU से डायरेक्ट जो है वो डाटा फ्लो कर सकता है। ट्रांसफर डाटा टू अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, अब इसकी मर्जी है, ये चाहे तो डाटा CPU को वापस भेज दे ताकि वो रैम में भेजे, या फिर वो जो है सीधे ALU को भेजे, इसके ऊपर है, ठीक है, कंट्रोल यूनिट के ऊपर। ट्रांसफर रिजल्ट टू मेमोरी, रिजल्ट्स को मेमोरी तक पहुंचाता है। फैचेस रिजल्ट्स फ्रॉम मेमोरी टू आउटपुट डिवाइसेस, अब मेमोरी में कोई आपके डाटा है और आपको वो आउटपुट में चाहिए डिस्प्ले पे अपनी, तो वो क्या काम करेगा, कंट्रोल यूनिट काम करेगा एंड उसको आपको जो है डिस्प्ले करा के दे देगा। आई होप आप समझ गए होंगे, काफ़ी ज़्यादा सिंपल था, ऐसी कोई बात नहीं थी। हाँ, कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो, दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब जो है हमारी मेमोरी यूनिट शुरू होने वाली है और इसको कवर करेंगे हम। लेकिन हाँ, कोई डाउट है तो पूछ लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और कोई भी अगर प्रोग्रामिंग सीखनी है, वेब डेवलपमेंट सीखनी है, पाइथन सीखनी है, C सीखनी है, तो भाई सारी प्लेलिस्ट चैनल पे जो है वो मौजूद है, एक्सेस कर सकते हो जाके। कुछ भी आपको सीखना है आपको यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि गाइस चैनल जो है अभी हमारा नया है, बट कंटेंट जो है वो क्वालिटी हम आपको पूरी देने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं मेमोरी यूनिट में। अब मेमोरी यूनिट पढ़ेंगे तो गाइस मेमोरी यूनिट भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बट आपको समझाएंगे हम। दिस इज यूनिट इन विच डाटा एंड इंस्ट्रक्शन गिवन टू कंप्यूटर। अब ये क्या है, एक यूनिट है जहाँ पर डाटा और इंस्ट्रक्शन जो है कंप्यूटर में स्टोर होते हैं, कंप्यूटर को दिए जाते हैं। एज वेल एज रिजल्ट गिवन बाय कंप्यूटर आर स्टोर्ड, और क्या होता है कि जो रिजल्ट हमारा कंप्यूटर देता है वो स्टोर भी कहाँ होता है, मेमोरी यूनिट में। मान लो प्रोसेस होकर डाटा आया तो कहाँ स्टोर होगा, मेमोरी में होगा। यूनिट ऑफ मेमोरी इज बाइट,
देखो एक CSE के बच्चों को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि मेमोरी की यूनिट बाइट होती है, सबसे छोटी यूनिट। अब 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट्स होते हैं, ठीक है। तो यूनिट जो है हम इसको नापते हैं, और इससे भी छोटा क्या होता है? बिट्स। 8 बिट्स होते हैं 1 बाइट में, याद रखना, लिख लो इसको कहीं पे, माइंड में लिख लो, ठीक है। अब बात करते हैं कंप्यूटर मेमोरी रेफर्स टू स्टोरेज एरिया वेयर डाटा इज स्टोर्ड। अब हमारे पास दो तरह की मेमोरीज होती हैं, ठीक है। एक होती है हमारी यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी, एंड एक होती है हमारी यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी। और ये क्या है? इनके एरिया पे डिपेंड करती है जहाँ पे हमारा डाटा स्टोर हो रहा है। तो दोनों को पढ़ेंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी आखिर होती क्या क्या है। तो थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं ताकि आपको भी फील आए फिर से। तो प्राइमरी मेमोरी सबसे पहले पढ़ेंगे, एंड जल्दी से खत्म करूंगा वीडियो को, और आपको पूरा समझा के जाऊंगा। जल्दी का मतलब ये नहीं कि जल्दी से ही एकदम। तो देखो प्राइमरी मेमोरी फटाफट समझते हैं। प्राइमरी मेमोरी इज द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर प्रेजेंट इन मदरबोर्ड। तो प्राइमरी मेमोरी जो है वो हमारी मेन मेमोरी होती है, जो कि हमारे कंप्यूटर के मदरबोर्ड में, यानी हमारे CPU के मदरबोर्ड में रहती है। प्राइमरी मेमोरी इज ऑफ 2 टाइप्स as shown इन द इमेज बेलो। तो प्राइमरी मेमोरी जो है ये है हमारे पास, तो 2 टाइप्स की है, एक है हमारी रैम और एक है हमारी रोम। अब रैम और रोम की फुल फॉर्म आप कमेंट करके बताओ मेरे को फटाफट, ठीक है। कमेंट करो, तब तक इसको नीचे जाके समझते हैं। तो रैम की फुल फॉर्म देखो यहाँ पे देख लेना आपने। तो रैम की फुल फॉर्म होती है हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम इज रेफर्ड एज टेम्पररी मेमोरी। तो रैम क्या रेफर करती है? टेम्पररी मेमोरी। अब टेम्पररी मैंने आपको देखो वीडियो के शुरू में बता दिया था, टेम्पररी मेमोरी क्या, यानी अगर आप वही रिज्यूमे अगर सेव कर रहे हो और लाइट चली जाए, PC बंद हो जाए, तो आपकी फाइल जो है वो टेम्पररी है। अगर आपने उससे सेव नहीं किया, अगर आपने उसे सेव नहीं किया, तो वो जो है गायब हो जाएगी आपके PC से। तो यानी ये क्या है? एक टेम्पररी मेमोरी है, यानी जब तक आप काम कर रहे हो तब तक रहेगी, काम जैसे ही बंद होगा ये जो है सब कुछ चला जाएगा आपका। तो आपको इसको परमानेंट में सेव करना होगा टेम्पररी की जगह। इन विच इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इज लॉस्ट वन कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। वही बात है, इट इज़ अ वॉलेटाइल मेमोरी, ठीक है। वॉलेटाइल का मतलब जो है, सर्च करते हैं क्योंकि मेरे को भी नहीं पता है अभी। इट इज़ अ वॉलेटाइल मेमोरी। इंस्ट्रक्शन रिटर्न इन दिस मेमोरी कैन बी मॉडिफाइड, यानी अगर मान लो आप रिज्यूमे बना रहे हो तो आप उसमें कुछ भी मॉडिफाइड कर सकते हो, 1 बार 2 बार 50 बार। तो इसमें क्या है? मॉडिफिकेशन बहुत ज़्यादा ईजी है। हैंस इट इज़ आल्सो नोन एज प्रोग्रामेबल मेमोरी। इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं? प्रोग्रामेबल मेमोरी भी कह सकते हैं, क्योंकि हम जो है एडिट कर रहे हैं तो इसको हम एज अ प्रोग्रामेबल अपने हिसाब से प्रोग्राम कर सकते हैं, ऐसी मेमोरी है ये। द 2 टाइप्स ऑफ रैम आर स्टैटिक रैम, ध्यान से समझ लो। स्टैटिक रैम जो कि हमारी फास्ट होती है और महंगी भी होती है, एंड डायनेमिक रैम जो कि थोड़ी सस्ती होती है एंड स्लो भी होती है। तो दोनों को समझेंगे, स्टैटिक एंड डायनेमिक। उससे पहले समझते हैं फंक्शंस ऑफ रैम, यानी एक रैम के क्या क्या फंक्शंस हमारे पास होते हैं। तो फंक्शंस ऑफ रैम्स में आता है, इट स्टोर्स डाटा टिल इट गेट्स प्रोसेस्ड। यानी ये क्या करता है? हमारा डाटा को स्टोर करता है जब तक कि डाटा प्रोसेस होकर हमारी मेन मेमोरी में, हमारी परमानेंट मेमोरी में सेव ना हो जाए। It stores instructions of data processing. It acts as a working space where data processing takes place and intermediate results are stored. It also processes data results before it is sent to the output devices. यानी ये क्या है? डाटा परमानेंट मेमोरी से जब हमें आउटपुट देखना है तो सबसे पहले रैम में जाएगा, आते टाइम भी डाटा को जब हमें देखना है तो वो पहले परमानेंट मेमोरी से रैम में जाएगा, और रैम से फिर हमें जो है वो आउटपुट डिवाइस पर शो होगा। वो बस इतना कहना चाह रहा है। तो रैम जो है वो इस तरह से होती है। आई होप आप समझ गए होंगे। डायनेमिक स्टैटिक को समझ लाना, क्योंकि अभी इसमें लिखा नहीं है मैंने। तो स्टैटिक रैम जो है हमारे पास फास्ट और महंगी होती है, डायनेमिक रैम जो है वो थोड़ी सस्ती होती है और थोड़ी स्लो भी होती है। बस इतना ही आपको समझने की ज़रूरत है। रैम और रोम में कंफ्यूज मत होना। अब रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। अब रोम का क्या वर्क है समझते हैं। तो रोम इज़ रेफर्ड एज परमानेंट मेमोरी। तो वो क्या थी? टेम्पररी, और ये क्या है? परमानेंट। इन विच इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इज अवेलेबल इवन इफ कंप्यूटर इज टर्न ऑफ, यानी कंप्यूटर बंद भी हो जाए, बाद में उसे खोलोगे और फाइल सर्च मारोगे तो आपकी फाइल मिल जाएगी आपको। इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन दिस मेमोरी कैन ओनली बी रीड एंड कैन नॉट बी मॉडिफाइड। अब इसमें जो इंस्ट्रक्शन है वो आप सिर्फ जो है क्या कर सकते हो? रीड कर सकते हो। मान लो आपने रिज्यूम बना के सेव कर दिया, तो जब आप उसे ओपन करोगे या उसे देखोगे तो आप जो हो उसे क्या कर सकते हो? सिर्फ देख सकते हो, ठीक है। उसे चेंज नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते। अगर आप उसको मॉडिफाई करना है तो आपको उसकी फाइल को विनवर्ड में खोलना होगा। विनवर्ड में जैसे ही आप खोलोगे तो वो हमारी फाइल जो है वो कहाँ पे पहुँच जाएगी? हमारी रैम में पहुँच जाएगी, ठीक है। यानी परमानेंट मेमोरी से दोबारा कहाँ जाएगी? टेम्पररी मेमोरी में, तब आप उसे चेंज कर पाओगे। अगर जब तक परमानेंट में तब आप उसे चेंज नहीं कर सकते। मोस्टली रोम हैज़ अ स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन विच इज एग्जीक्यूटेड एवरी टाइम व्हेन कंप्यूटर इज स्विच ऑन। तो इसके अंदर एक स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन होता है जो हर बार एग्जीक्यूट होता है जब भी हम कंप्यूटर को अपने को ऑन करते हैं। टाइप्स ऑफ रोम आर, देखो टाइप्स ऑफ रोम समझ लो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो पी रोम क्या है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी,
ठीक है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब EPROM क्या है, देखो अब रोम की याद स्पेलिंग करनी है बस आपको, PROM की स्पेलिंग याद करो, रीड ओनली मेमोरी याद है, P की याद करो प्रोग्रामेबल। उसके बाद EPROM, E से क्या हो गया इरेजेबल, प्रोग्रामेबल और फिर रोम, समझ गए। फिर क्या है डबल EPROM यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, P से प्रोग्रामेबल और फिर ROM से रीड ओनली मेमोरी। एंड फ्लैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी ज़रूर याद रखना। तो ये जो है हमारे कुछ टाइप्स ऑफ रोम है जो कि हमारे मार्केट में हैं एंड वर्क कर रहे हैं। ये जो है हमारी एक तरह से रोम की इमेज है, आप देख सकते हो, काफ़ी बढ़िया लग रही है दिखने में। अरे ये क्या कर दिया मैंने, एक सेकंड कुछ करते हैं इसका। हाँ, तो अब ये ठीक लग रहा है। तो ये जो है हमारी रोम की इमेज है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं इनमें डिफरेंस की। रैम एंड रोम तो पढ़ लिया, अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, क्योंकि एग्जाम में आपका PPS में डिफरेंस ज़रूर आएगा, ठीक है। डिफरेंसेस जितने भी मिले आपको याद करना, हम भी साथ के साथ आपको बताएंगे। तो फटाफट पढ़ते हैं। इट इज़ वॉलेटाइल मेमोरी, इट इज़ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, ठीक है, ये ऊपर भी देखा था हमने। द कंटेंट्स आर टेम्पररी डाटा इज़ लॉस्ट व्हेन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इज़ लॉस्ट। तो ये जो कंटेंट है हमारे इसमें क्या है टेम्पररी है, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि भाई टेम्पररी कैसे हैं। और इसमें क्या कंटेंट है हमारे परमानेंट है, यानी अगर एक बार PC बंद भी हो गया तब भी हमें वापस मिल जाएंगे और रैम में हमें वापस नहीं मिलेंगे। अवेलेबल इन स्मॉल स्टोरेज कैपेसिटी, अब ये जो है स्मॉल स्टोरेज कैपेसिटी में मिलते हैं हमें। अब जैसे रैम है, रैम आपके फ़ोन में अब आप कहो कितने GB है भाई, तो रैम है आपके में 8 GB 16 GB, तो कम है, ठीक है। स्मॉल स्टोरेज यूनिट कैपेसिटी है। अवेलेबल इन हाई स्टोरेज, इसको तो कितना भी ले लो आप, ठीक है। प्रोसेसिंग स्पीड इज़ हाई, हाई प्रोसेसिंग स्पीड है तभी तो जो है ये टेम्पररी है, क्योंकि फास्ट काम करती है। प्रोसेसिंग स्पीड इज़ थोड़ी लो, ठीक है, तो प्रोसेसिंग स्पीड क्या है, थोड़ी सी स्लो है इसकी। उसके बाद आगे पढ़ें तो यूज़र डिफाइंड प्रोग्राम्स कैन बी स्टोर्ड, यूज़र डिफाइंड प्रोग्राम्स कैन बी स्टोर्ड यानी हम खुद से एडिट कर सकते हैं। जनरली ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्टिंग प्रोग्राम्स कैन बी स्टोर्ड। अब देखो इसमें एक चीज़ और समझो, ये क्या कह रहा है, यूज़र डिफाइंड प्रोग्राम्स यानी जो प्रोग्राम आप डिफाइन करोगे वही जो है रैम में हमारे में स्टोर करेंगे, यानी जो आप बनाओगे, जैसे फाइल बना ली आपने, कोई एक्सेल की बना ली या किसी की भी, ठीक है, तो वो आपका यूज़र डिफाइन कहाँ रैम में। लेकिन जो ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारे प्रोग्राम होते हैं, जैसे आपके सॉफ्टवेयर ही हो गए, तो हमारे कहाँ स्टोर होते हैं, वो हमारे रैम में स्टोर कभी भी नहीं होंगे, वो हमारे कहाँ होंगे, रोम में स्टोर होंगे। उसके बाद कॉस्ट इज़ वेरी हाई, अब जो हमारी रैम है वो महंगी होगी क्योंकि भाई फास्ट काम कर रही है, और ये कॉस्ट इफेक्टिव है यानी सस्ते मिल जाते हैं हमारी रैम से, तो कोई दिक्कत नहीं है। इट इज़ 2 टाइप्स, अब इनके टाइप्स भी पढ़ लेते हैं तो 7 डिफरेंस हमारे हो जाएंगे। एक होता है SRAM एंड एक होता है DRAM। SRAM स्टैटिक रैम, DRAM डायनेमिक रैम। अब इसके भी मैंने बता दिए कि क्या क्या टाइप्स हैं, कि भाई PROM है, EPROM है, डबल EPROM है एंड फ्लैश मेमोरी है। तो ये जो है हमारे इनके बीच का मेन डिफरेंस यहाँ पर हो गया। तो आई होप आपको अब तक जो भी मैंने बताया वो समझ में आया होगा, क्योंकि अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में आपके पास ज़्यादा समझने के लिए कुछ भी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, छोटा सा ही है इसका, तो इसको और देख के चले जाना आप। तो यहाँ पर जो है मतलब इसको ही देख के प्लीज़ जाइए, ऐसा है। तो सेकेंडरी मेमोरी की बात करते हैं। समटाइम्स व्हेन डाटा टू बी प्रोसेस्ड इज़ लार्ज, कई बार ऐसा होता है कि जब डाटा जो हमें कंप्यूटर में प्रोसेस करना है वो लार्ज है, इट कैन नॉट फिट इन प्राइमरी मेमोरी, अब वो जो है प्राइमरी मेमोरी में फिट ही नहीं हो रहा, रोम भी भर गई हमारी। इट इज़ लिमिटेड, इन सच केसेस वी यूज़ सप्लीमेंट मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। मान लो आपका PC है, लैपटॉप है, उसमें क्या है 256 GB की स्टोरेज है, वो तो भाई भर ही जाएगी। अब जब वो भर जाएगी तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, हमारी सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ करेंगे। कहाँ जा रहा है भाई, कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम खुल रहे हैं। हाँ, तो उसके लिए हम कहाँ जाएंगे, हमारी सेकेंडरी मेमोरी पर। सेकेंडरी मेमोरी हेल्प्स टू स्टोर इन्फॉर्मेशन परमानेंटली एंड इज़ नॉन वॉलेटाइल, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी आर कॉम्पैक्ट डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव यानी HDD हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद हमारा कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव। अरे मान लो आपकी स्टोरेज भर गई तो आप क्या करोगे, पेन ड्राइव लगाओगे, सारा डाटा उसमें ट्रांसफर कर लोगे, आपकी जो सिस्टम की मेमोरी है वो खाली हो जाएगी कि नहीं। तो वही है बस सेकेंडरी मेमोरी, इतना समझ लो कि सेकेंडरी मेमोरी क्या है, जो सेकेंडरी यूज़ की जाए, और प्राइमरी क्या है, जो मेन आपके कंप्यूटर में डली हुई है। और प्राइमरी 2 तरह की होती है, समझ गए। तो ये थी गाइस आज की हमारी वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो से जो है हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स को कवर करेंगे, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके PPS का सिलेबस तो मैं कंप्लीट करा के ही अब रहूँगा। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आपका कोई डाउट इस वीडियो में रह गया तो कमेंट कर सकते हो। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।